हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10। तो आप सभी को लग रहा होगा कि चैप्टर नंबर 10 मैंने आखिर में क्यों करवाया है। तो आप सभी जान लीजिए। देखिए, चैप्टर नंबर जो 10 है वो आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अगर आप पहले देखते तो कहीं ऐसा होता कि आपके माइंड से वो स्किप हो सकते थे। बट अगर आज आप देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर से एक दिन पहले या कुछ समय पहले पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो बस मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको लास्ट टाइम पे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोग जब इस चैप्टर को समझें, मेरा लेक्चर जब देखें, तो आपको सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट है वो कल के पेपर के लिए याद रहें। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को मैंने आज अपलोड किया है, ताकि आप लोग जब इस ये लेक्चर आप लोग को मिले, आप लोग इसको अच्छे से देखें और कल का एग्जाम में इससे पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, खेलों में प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम इसमें ट्रेनिंग्स के बारे में जानेंगे। जो खेलों में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है ना, आपने देखा होगा कि जब भी कोई खेल होता है, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है या फिर नेशनल लेवल पे कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम का आयोजन होता है, तो ट्रेनिंग उससे पहले ही शुरू कर दी जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग चाहे वो स्पोर्ट के क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेंगे, आप उतने ही ज़्यादा उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो लचक को विकसित करने के लिए, शक्ति को विकसित करने के लिए, आपकी जो भी सहन क्षमता है उसको विकसित करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, ताकि आप जब उनको विकसित कर सकें तो आप अपने खेल के प्रदर्शन को बढ़ा सकें, उसमें अपने बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन दे सकें और खेल के क्षेत्र में अपना स्तर जो है वो बढ़ा सकें। इसीलिए बहुत सारी ट्रेनिंग है। तो उन्हीं ट्रेनिंग्स को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बहुत मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने के बाद। और इस पूरे चैप्टर को आज हम एक शॉट में ही देखने वाले हैं, मतलब कोई अलग वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। इस चैप्टर की पॉइंट्स में देखेंगे, हम फ्लो चार्ट से समझेंगे, ताकि आपके माइंड में वो फ्लो चार्ट ऐसे सेट हो जाए कि जब CUET भी देना आप तब भी आपके माइंड से वो स्किप ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले टॉपिक देख लो फटाफट से तुम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है खेलों में प्रतिभा की पहचान, विकास की अवधारणा। ये टॉपिक जो है, और या फिर ये क्वेश्चन ले लो, ये मैंने सैम्पल पेपर में देखा था, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलो तुम लोग, क्योंकि अगर पूछ लेता है तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रतिभा की अवधारणा क्या है और हम जो विकास है उसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, उसके बाद है खेल प्रशिक्षण चक्र। तो आप समझेंगे कि खेल प्रशिक्षण चक्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है आपका शक्ति, सहन क्षमता, गति के प्रकार के बारे में जानोगे। उसके बाद उनको कैसे विकसित कर सकते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और तालमेल संबंधी योग्यताओं के प्रकार एंड उनकी विधियाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रशिक्षण का आप लोग अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो प्रशिक्षण पे आधारित है, यानी कि ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आप सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपकी डे 1 से ही लेकर अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का पेपर कल है और आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी रिवाइज किया, एक तरीके से वो ट्रेनिंग ही होती है। तो वो ऐसी ही ट्रेनिंग होती है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अब स्पोर्ट के क्षेत्र में क्या होता है कि हर प्रकार की ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी फ्लैक्सिबिलिटी से संबंधित है, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ से संबंधित है, या फिर वो आपकी एंड्योरेंस से संबंधित ही क्यों ना हो। तो आपको हर प्रकार की वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होता है ना, आपने देखा होगा, कहते हैं आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा उस क्षेत्र में परफेक्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए स्पोर्ट के क्षेत्र में भी अलग अलग चीज़ को विकसित करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स बनाई गई हैं। तो ट्रेनिंग्स जो है, यानी कि प्रशिक्षण, किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं ट्रेनिंग का मतलब आते ही आप समझ जाते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कई बार तो सालों साल लग जाते हैं ट्रेनिंग को। तो जो ट्रेनिंग है या जो प्रशिक्षण है वो किसी कार्य की तैयारी, मान लीजिए अगर आप लोग किसी UPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, SSC का देना चाह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि साल में एक ही बार वो एग्ज़ाम होता है। तो जब आप एलिजिबल हुए, आपने 2 साल 3 साल तैयारी की, तो वो तैयारी क्या हो गई, वो आपकी दीर्घकालीन तैयारी है। ठीक है, तो जब किसी कार्य की तैयारी की जो दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, आपने 2 साल तैयारी की, किस कार्य के लिए, आपको UPSC अटेम्प्ट देना था, तो वो जो तैयारी होगी, जो दीर्घकालीन प्रक्रिया होगी, उसे बोलते हैं प्रशिक्षण।
तो प्रशिक्षण जो है वो किसी कार्य की दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला चलते हैं, खेल में प्रतिभा की पहचान की अवधारणा। आप जानते हैं कि खेल में प्रतिभा की पहचान यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। तो प्रतिभा की बात करें तो वो खेलों में ही नहीं, शिक्षा में भी ज़रूरी है, आपका जो आप जो रोजगार के क्षेत्र में जा रहे हो उसमें भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रतिभा यानी कि टैलेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से आपका टॉपिक रखा गया कि खेलों में प्रतिभा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आपने देखा है ना कि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्रतिभा, उनका टैलेंट स्पोर्ट में इतना अच्छा होता है कि भले ही वो कुछ टॉपिक्स में, कुछ चैप्टर, सॉरी कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे हो या ना हो, लेकिन स्पोर्ट में बड़े अच्छे होते हैं वो बच्चे। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे वो बताए गए हैं जिनसे आप बच्चों की ना प्रतिभा का पहचान कर सकते हैं कि कोई किसी बच्चे का टैलेंट किस क्षेत्र में है, वो स्पोर्ट में है, मैथ्स में है, हिस्ट्री में है, फिजिकल एजुकेशन में, किसी में भी हो सकता है। इसी प्रकार से खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले युवाओं की खोज से है। यानी कि खेल में प्रतिभा की पहचान, आपको साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो खेल में प्रतिभा की पहचान का मतलब होता है कि भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की, सफल खिलाड़ी मतलब अगर आपका टैलेंट है, अगर आपको टेनिस खेलना पसंद है, अगर आपको वॉलीबॉल खेलना बहुत 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 पसंद है, ठीक है, तो आप उस क्षेत्र में सफल खिलाड़ी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप रोनाल्डो को ले लीजिए या फिर जो सचिन तेंदुलकर जी है उनको ले लीजिए, वो अपने, उनकी प्रतिभा है, मतलब उनका टैलेंट किसमें था। अगर हम रोनाल्डो जी की बात करें तो उनका फुटबॉल में था, और अगर हम सचिन जी या धोनी जी की बात करें तो उनका क्रिकेट में था। तो वो उनका टैलेंट था उसमें, और उसकी उस टैलेंट ने ही उनको सक्सेसफुल बनाया, सफल बनाया। तो भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की जो क्षमता वाले युवा खिलाड़ियों की खोज से है, मतलब ऐसे खिलाड़ी या ऐसे लोग जिनको हम जिनको जो भविष्य में सफल बन सकते हैं। ठीक है, और किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। तो भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की जो क्षमता वाले जो युवा हैं उनकी खोज से है। क्लियर है आपको ये कि खेल में पहचान, प्रतिभा की पहचान की अवधारणा क्या है कि भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले जो युवा हैं उन खिलाड़ियों की खोज से है। तो ये हो गया स्पोर्ट के क्षेत्र में टैलेंट की अवधारणा। अब बात कर लेते हैं कि खेलों में प्रतिभा की पहचान का क्या महत्व है। अगर हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बच्चा इसमें बहुत टैलेंटेड है, ये वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है, ये टेनिस में अच्छा है, ये रनिंग में अच्छा है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहला बोल सकते हैं कि भविष्य की संभावित जो बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज कर सकते हैं, मतलब आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छे आप खिलाड़ियों की खोज कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम किसी क्षेत्र में, क्योंकि आप देखते हैं कि स्पोर्ट में कितने लंबे समय तक ट्रेनिंग चलती है और कितना ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो तभी कोई कर सकता है जब उसकी प्रतिभा होगी, जब उसका उसमें टैलेंट होगा, जब उसको वो करना पसंद होगा। आप अगर 8 से 9 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो आपके अंदर ये टैलेंट है बच्चों कि आप लोग इतना टाइम दे पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्पोर्ट में अगर हम बच्चों के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो भविष्य में संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा छिपी प्रतिभा की पहचान कर पाते हैं कि बच्चों में जो छिपी प्रतिभा है, ठीक है, उसकी पहचान में सहायता करता है। इसके अलावा कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत 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 पसंद है क्रिकेट खेलना और उसकी आयु है 15-14 साल, ठीक है, तो क्या होगा कि कम आयु में उसको आइडेंटिफाई जब हम कर लेंगे तो अब देश को एक बहुत अच्छा प्लेयर मिल पाएगा। वो लेवल, नेशनल लेवल पे खेलेगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा और बहुत सारे अवार्ड्स जीत के लाएगा। ठीक है, तो कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर सकते हैं। इसके अलावा सही समय पर युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के कारण ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है, जब आप किसी बच्चे में देख पा रहे हैं कि उसमें ये टैलेंट है, उसमें क्रिकेट में बहुत अच्छा वो प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब उन्होंने देखा उसमें कि उनका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो जो उनके कोच होते हैं उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उनका अप्रिशिएट करना उनको इतने बड़े लेवल पे लेके गया कि उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे खेला और भारत के लिए वो बहुत अच्छे अवार्ड लेके आ पाए। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब किसी बच्चे की हम बच्चे के जो टैलेंट होता है, जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बोल से बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि खेलों में प्रतिभा का विकास कैसे होता है। खेलों में जो प्रतिभा का विकास है आप सभी जानते हैं वो 3 चरणों में होता है। सबसे पहला जो चरण है वो है, इस चरण में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो केवल साधारण और मज़ेदार टॉयज से खेलते हैं। ठीक है, टॉयज से खेलते हैं, गतिविधियों से खेलते हैं। तो पहला चरण यानी कि शुरुआती चरण में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो केवल साधारण और मज़ेदार
मनोरंजक गतिविधियों में लगे रहते हैं। दूसरा, जैसी चरण शुरू होगा, मतलब शुरू में तो वो बड़े मज़ेदार गति जो इंटरेस्ट है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। अब दूसरे चरण में क्या होता है, यानी कि द्वितीय चरण में, इस चरण के दौरान बच्चे खेल संबंधी कुछ विशेष गतिविधियाँ शुरू कर देते हैं कि पहले तो वो मज़े-मज़े में खेल रहे थे, अब धीरे-धीरे क्या होगा, जैसे ही वो सेकंड स्टेप यानी कि द्वितीय चरण में आएँगे, तो बच्चे जो है वो खेल से संबंधित विशेष जो गतिविधियाँ हैं उनसे शुरू कर देते हैं, ठीक है? उनको खेलना शुरू कर देते हैं। और इस चरण के दौरान क्या होता है कि बच्चे के जो शिक्षक होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पिछले स्तर की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक कुशल हो जाते हैं। यानी कि उनको तकनीक का भी ज्ञान हो जाता है, जिससे वो बच्चों को भी उन तकनीकों से परिचित कराते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से इस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का स्पोर्ट में, खेल के प्रति और ज़्यादा उनका जो, ठीक है? फिर तीसरे चरण में अब उनका खेल के प्रति उत्साह भी बढ़ गया, तो अब तीसरे चरण में क्या होगा कि ये जो चरण होता है वो पूर्णता का चरण कहा जाता है। पूर्णता मतलब जिसमें बच्चा जो होता है वो खेल के प्रति पूरी तरीके से उत्सुक हो चुका होता है, इसीलिए इसको पूर्णता का चरण भी कहते हैं। ये वह चरण होता है जब बच्चा अपने चुने हुए खेल में काफ़ी हद तक निपुण हो जाता है। कोई भी उसने गेम चुना है, मान लीजिए टेनिस ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, कोई भी गेम, तो तीसरे चरण तक आते-आते क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने चुने हुए खेल में बहुत हद तक निपुण हो जाता है, कुशल हो जाता है, ठीक है? तो कुशल हो जाता है, अब धीरे-धीरे क्या होगा कि उसको लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे, ज़ोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलने के प्रस्ताव आएँगे। जैसे-जैसे उसकी ट्रेनिंग होगी, वो नेशनल लेवल पे खेलेगा, फिर ज़ोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, करते-करते उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है? इंक्रीज़ होती जाएगी और करते-करते वो इतना ज़्यादा उस खेल में अच्छा हो जाएगा कि एक दिन वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चों की प्रतिभा की पहचान, अगर हम विकास की बात करें तो वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेल प्रशिक्षक चक्र, ट्रेनिंग साइकिल। अब आप लोग जानते हैं कि खेल प्रशिक्षण चक्र, कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा ना, कुछ जो खिलाड़ी होते हैं वो अलग-अलग समय में वो करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। जैसे किसी की ट्रेनिंग 1 हफ्ते की होती है, किसी की 2 हफ्ते की होती है, तो किसी की 3 से 4 हफ्तों की भी होती है। तो ये जो ट्रेनिंग साइकिल होता है इसको बोलते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल, ठीक है? तो स्पोर्ट ट्रेनिंग जो साइकिल है वो प्रशिक्षण सत्र की विभिन्न विधियाँ, ठीक है? जो विभिन्न विधियाँ होती हैं या विभिन्न जो अवधियाँ होती हैं, जिनसे गुज़र कर प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में उच्चतम स्तर प्राप्त करता है। अब आप सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग के माध्यम से जो बच्चा होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो अपने प्रदर्शन में उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। तो जो ये स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल है या खेल प्रशिक्षण जो चक्र है, वो प्रशिक्षण सत्र की कुछ ऐसी अवधियाँ होती हैं, ठीक है? अवधि मतलब 1 हफ्ते की अवधि हो गई है, 2 से 3 हफ्ते की अवधि हो गई है, 1 महीने की अवधि हो गई है। अब इस अवधि में क्या करेगा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ट्रेनिंग उसको मिलेगी और इन ट्रेनिंग से गुज़र के ही क्या करेगा, वो अपना जो खेल प्रदर्शन है उसमें सुधार करेगा, उसमें उच्चतम स्तर को प्राप्त करेगा। तो इसे ही बोलते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल। अब जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल है ना वो 3 प्रकार की है। जैसे माइक्रो साइकिल, जिसे हम सूक्ष्म चक्र बोलते हैं, फिर आता है आपका मेसो साइकिल, ठीक है? यानी कि मेसो साइकिल, मेसो चक्र, लास्ट आता है आपका मैक्रो साइकिल। अब नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि माइक्रो, माइक्रो मतलब अगर हम बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो जो है वो सबसे, मतलब माइक्रो जो है वो स्पोर्ट ट्रेनिंग की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, क्योंकि माइक्रो है, ऑब्वियस सी बात है। तो माइक्रो साइकिल जो है वो सबसे छोटी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे छोटे अंतराल में होती है, ठीक है? मान लीजिए 1 हफ्ते की हो गई, 2 हफ्ते की हो गई, तो सबसे छोटी जो अवधि होती है वो होती है माइक्रो साइकिल की, ठीक है? इस चक्र की जो अवधि होती है वो 1 सप्ताह की होती है। आपको पता है कि 1 सप्ताह की जो अवधि है वो माइक्रो साइकिल के अंतर्गत आएगी। दूसरा, जिस कारण इसे हम साप्ताहिक चक्र भी कहते हैं। तो अगर आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए कि साप्ताहिक चक्र किसे कहते हैं, तो बेफ़िक्र होके बताइएगा कि माइक्रो साइकिल को। उसके बाद है कि इस प्रशिक्षण चक्र को तब अपनाया जाता है जब प्रतियोगिता के लिए बहुत कम समय हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि 1 हफ्ते का ट्रेनिंग साइकिल है ये, ठीक है? माइक्रो साइकिल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम तभी अपनाएँगे ना जब हमारे पास ट्रेनिंग, मतलब जो प्रतियोगिता है उसके लिए समय कम होगा। मान लीजिए 1 हफ्ते बाद आपकी प्रतियोगिता है, ठीक है? तो आपके पास तो 1 ही हफ्ता है और इस हफ्ते में आप क्या सकते हैं, आप सोचेंगे कि ठीक है, हम मेसो साइकिल नहीं यूज़ कर सकते, हम माइक्रो साइकिल नहीं कर सकते, हम
मैक्रो नहीं कर सकते, हम माइक्रो साइकिल का यूज़ करेंगे। तो माइक्रो साइकिल में जो भी इसके सिद्धांत होंगे आप उनको फॉलो करेंगे, फिर उसको करते करते आप जो लास्ट डे होगा करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट डे होगा प्रतियोगिता का डे, आप उस दिन उसमें परफॉर्मेंस देंगे और उसके अगले दिन आप रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो माइक्रो साइकिल होता है वो अतिभार और रिकवरी के जो सिद्धांत है उस पे आधारित होता है। तो अतिभार का मतलब आपने पढ़ा था ओवरलोड, मतलब पहले क्या होगा, एक हफ्ते तक जो खिलाड़ी हैं उनको कंटिन्यूअसली अगर वो रनिंग कर रहा है तो वो एक हफ्ते तक पूरी तीव्रता के साथ दौड़ेगा, ठीक है। फिर रिकवरी के लिए क्या करेगा, वो थोड़ा सा आराम कर लेगा, फिर दोबारा वो तीव्रता से दौड़ेगा, फिर आराम करेगा। तो ये अतिभार और रिकवरी के सिद्धांत पे ही आधारित होता है। फिर आपका दूसरा जो साइकिल है वो है मेसो साइकिल। अब जो मेसो साइकिल है वो 3 से 4 माइक्रो साइकिल मिलाकर बनता है, ठीक है, यानी कि 3 से 4 माइक्रो साइकिल। तो आप जानते हैं कि माइक्रो साइकिल जो होता है वो एक हफ्ते का होता है। तो एक हफ्ता यानी कि 3 से 4 या 3 से 4 हफ्ते का जो अवधि होती है वो होती है मेसो साइकिल की। क्लियर है ये बात आपको? और साइकिल यह प्रशिक्षण चक्र भी अतिभार और रिकवरी के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो ये सिद्धांत जो ये साइकिल है वो भी अतिभार यानी कि ओवरलोड, कि आपको 3 से 4 हफ्ते तक आपको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करनी है, आप पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको रिकवरी कराई जाएगी, आराम दिया जाएगा। उसके बाद मेसो साइकिल प्रशिक्षण एक विशिष्ट ब्लॉक होता है जो विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मेसो साइकिल होता है वो एक विशिष्ट ब्लॉक में होता है, ठीक है, जो विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो सहन क्षमता वृद्धि परीक्षण के दौरान क्या होता है कि केवल पेशीय सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट व्यायाम अपनाए जाते हैं। अब नाम समझ में आ गया कि सहन क्षमता में वृद्धि करनी है, तो क्या होगा कि पेशीय जो सहन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे व्यायाम करेंगे। तो ये जो परीक्षण होता है वो क्या होता है, एक विशिष्ट ब्लॉक में होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप सहन क्षमता की बात करें, अगर आप शक्ति की बात करें तो केवल शक्ति से संबंधित ही आप व्यायाम करेंगे इसमें। अगर आप लचक की बात करें तो आप लचक से संबंधित व्यायाम करेंगे, अगर आप गति की बात करें तो आप गति से संबंधित व्यायाम करेंगे। तो ये निश्चित ब्लॉक में होता है। पांचवा पॉइंट बता सकते हैं कि मेसो साइकिल जो होता है वो आमतौर से 3 से 4 सप्ताह की अवधि होती है, जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मेसो साइकिल भी होता है। अब लास्ट जो है वो मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल मतलब जो मेसो से भी बड़ा होता है। तो मैक्रो साइकिल जो है वो प्रशिक्षण चक्र के तीनों चक्रों में सबसे लंबा चक्र होता है, ठीक है, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है मैक्रो यानी कि सबसे लंबा सबसे बड़ा चक्र, जिसमें एक दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। जिसमें क्या होता है, एक दीर्घ अवधि मतलब एक बड़ी एक लंबी अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है, ताकि इसमें जो शारीरिक पुष्टि के घटक हैं जैसे शक्ति, लचक, गति, सहन क्षमता इत्यादि को विकसित किया जा सके। अब आप जानते हैं कि इतनी दीर्घकालिक प्रशिक्षण विधि होती है तो इसमें अलग अलग, अब मान लीजिए इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सालों साल इसके 1 साल, ठीक है, इस तरीके से इसकी जो ट्रेनिंग है वो चलती है। तो इतने बड़े समय में क्या होता है कि आप शक्ति, लचक, गति, सहनशीलता आदि क्या होता है, ये सभी जो इनसे संबंधित आप व्यायाम करते हैं और इनको डेवलप करते हैं, इनको विकसित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्रो जो साइकिल होता है वो प्रशिक्षण की वार्षिक योजना साल के 52 सप्ताहों में विभाजित होती है। तो जो मैक्रो साइकिल प्रशिक्षण की जो वार्षिक योजना होती है वो 52 सप्ताहों में यानी कि 52 वीक्स में डिवाइड होती है। अर्थात अगर हमको साधारण शब्दों में समझें तो ये दीर्घ अवधि लक्ष्यों के लिए अपनाया जाने वाला एक प्रशिक्षण चक्र। दीर्घ अवधि लक्ष्य मतलब मान लीजिए आपका जो टूर्नामेंट है वो 1 साल या 6 महीने बाद है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप मैक्रो साइकिल का यूज़ करेंगे और मैक्रो साइकिल का यूज़ करके आप अपनी स्ट्रेंथ में, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में, आप अपनी स्पीड में, आप अपनी एंड्योरेंस में उसको विकसित कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप इन चारों चीज़ों को विकसित कर पाएंगे अपनी बॉडी में, ठीक है, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, तो आप अपने खेल के प्रदर्शन को बढ़ा पाएंगे, उसमें अपना उच्चतम स्तर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो मैक्रो साइकिल आपको याद रखना सबसे बड़ा चक्र होता है जो एक दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बनाया जाता है। इसमें हम शक्ति, लचक, गति, सहन क्षमता आदि को विकसित करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका शक्ति। अब आपने ये तो देख लिया, तो अगला जो टॉपिक है वो है शक्ति से संबंधित। तो आपने जाना था ना कि शक्ति, सहन क्षमता इत्यादि को विकसित करने वाली जो विधियां हैं, तो पहले समझिए कि शक्ति क्या है। वह योग्यता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है, यानी कि आपके शरीर की वह योग्यता
ठीक है, वो योग्यता जो प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में हेल्प करती है। या अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो आप बता सकते हैं कि जो शक्ति है वो एक ऐसा बल होता है जो आपकी मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं, ठीक है, और उस मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न किए गए बल से आप अपने कार्य को करते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जिसकी जितनी मांसपेशियों की क्षमता होती है, मतलब आप देखते हैं कि हमारी जो शक्ति है वो मांसपेशियों पर निर्भर करती है। तो मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया गया जो बल होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा जिन लोगों की मांसपेशियों की जो संरचना होती है बहुत बड़ी होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है। इसी प्रकार से जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं आपने देखा होगा उनकी मांसपेशियों की संरचना बहुत बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, लंबी चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है उनमें ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है आपको बताना है कि सिंपल आपको याद रखना है कि मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया गया बल, उत्पन्न किया गया जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार की होती है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। ये आपको क्लियर है कि गतिशील शक्ति यानी कि आपकी बॉडी में जो भी गतियां होती हैं, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं उन सभी के लिए गतिशील शक्ति जो है वो उत्तरदायी होती है। फिर आती है आपकी स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति यानी कि स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है। तो जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है वो बिना हिले डुले जब आप कोई काम करते हैं, आपने देखा होगा ना वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि जो वेट लिफ्टर होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में वेट लिफ्ट करता है। जब वो वेट लिफ्ट करता है तो आपने देखा है कि वो कुछ समय तक होल्ड करके रखता है। तो जब वो होल्ड करके रख रहा है ना उस दौरान जो उसकी स्ट्रेंथ लग रही है उसको बोलेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी प्रकार से जो गतिशील शक्ति है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अधिकतम, विस्फोटक और सहन शक्ति, सहन क्षमता शक्ति। विकसित करने वाली कौन सी ऐसी विधियां हैं? सबसे पहली जो विधि है वो है आइसोमेट्रिक विधि। तो आइसोमेट्रिक जो विधि होती है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं उसको भी। आइसोमेट्रिक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना, आइसो यानी कि समान लंबाई और मैट्रिक का मतलब होता है लंबाई। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये जो व्यायाम होते हैं यानी कि जो लोग इन व्यायामों को करते हैं उन व्यायाम को करने से क्या होता है उनकी मांसपेशियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी मांसपेशियों की जो लंबाई होती है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि आइसोमेट्रिक ऐसे व्यायाम होते हैं जिनको करने से मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, कुछ भी कोई गतिशीलता नहीं होती, इसीलिए उनको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम, ठीक है। आइसो मतलब समान, मैट्रिक मतलब लंबाई। तो ऐसा आप बहुत सारे व्यायाम कर रहे हो लेकिन आपकी जो मांसपेशियां उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। फिर आपका दूसरा है आइसोटोनिक प्रशिक्षण विधि। तो जो ये आइसोटोनिक प्रशिक्षण विधि है वो क्या करती है, देखिए आइसो का मतलब है समान और टॉनिक का मतलब होता है तनाव। तो समान तनाव अगर हम देखें तो इन प्रकारों के व्यायामों में गतिविधि स्पष्ट रूप से होती है। आइसोटोनिक पे जो आप व्यायाम करते हैं इसमें जो गतिविधियां हैं वो स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे मांसपेशियों की लंबाई इसमें बढ़ती है और घटती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आइसोटोनिक प्रकार आप इस तरीके के जब व्यायाम करते हैं तो जो भी गतिविधियां आप कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियों की लंबाई है वो बढ़ती है और घटती हुई आपको दिखाई पड़ती है, जिसे एंसेंट्रिक संकुचन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब आपकी मांसपेशियों की लंबाई बढ़ रही है और घट रही है तो ये क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, जब आपकी मांसपेशियों पे तनाव बढ़ रहा है और जब वो बढ़ रही है और घट रही है तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। फिर तीसरा जो व्यायाम है वो है आइसोकाइनेटिक। तो आइसोकाइनेटिक, आइसो का मतलब आप सभी जानते हैं समान होता है, काइनेटिक का मतलब होता है गति, ठीक है। तो समान गति। तो इन व्यायामों को सन 1968 में जे पैरेन ने बनाया था, यानी कि आइसोकाइनेटिक के व्यायाम जो हैं उनका श्रेय अगर जाता है तो वो 1968 में जे पैरेन को जाता है। इन व्यायामों को विशेष निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है, मतलब जो आइसोकाइनेटिक वाले व्यायाम होते हैं ना, याद रखिए उनको हम जो विशेष मशीनें होती हैं उनके माध्यम से करते हैं। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्ति विकसित होती है और ज़्यादातर खेल कूद में इन व्यायामों का उपयोग नहीं किया जाता, परंतु जल क्रीड़ा हो गई है, स्केटिंग हो गई है, रस्सी पर चढ़ना हो गया, नाव चलाना, इन सभी में इसका प्रयोग होता है। तो आइसोकाइनेटिक का याद रखना है कि आइसो मतलब समान, काइनेटिक मतलब गति। तो 1968 में क्या होता है जे पैरेन ने इनका शुरुआत की थी और इनका जो ये व्यायाम होते हैं वो किसी विशेष मशीनों के माध्यम से किए जाते हैं। इनसे क्या होता है कि इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्ति जो होती है विकसित होती है और ज़्यादातर इनका खेल कूद में उपयोग नहीं होता है।
स्केटिंग हो गया है, स्विमिंग हो गया है, रस्सी पर चढ़ना, नाव पर चढ़ना, इसमें इसका उपयोग दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका सहन क्षमता। तो सहन क्षमता आप जानते हैं यानी कि एंड्योरेंस। तो आप सभी के अंदर सहन क्षमता है, चाहे वो पढ़ने की है, चाहे वो खेलने की है, चाहे वो कुछ किसी भी चीज़ को करने की है। तो सहन क्षमता क्या है कि किसी शारीरिक क्रियात्मक, कोई भी शरीर क्रियात्मक, कोई भी आप गतिविधि कर रहे हैं, तो शरीर क्रियात्मक गति की लंबी अवधि तक जारी रखने की जो क्षमता होती है, तो किसी शारीरिक क्रियात्मक गति को लंबी अवधि तक जारी रखने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं शारीरिक सहन क्षमता। तो आप जानते हैं अगर आप भाग रहे हैं, अगर आपने दौड़ स्टार्ट किया, आप खेल रहे हैं, तो जो आपकी शारीरिक क्रियात्मक गति है, ठीक है, उसको आप लंबे समय तक आप जारी रख रहे हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं, आप बहुत लंबे समय तक आप जारी रख पाते हैं, तो वो क्या होगी आपकी सहन क्षमता, कि आप कितना सहन कर पा रहे हैं। ठीक है। सहन क्षमता की अगर हम बात करें तो सहन क्षमता जो है वो 2 प्रकार की मानी गई है। पहली प्रकार की जो क्षमता है सहन क्षमता, वो है क्रिया के प्रकृति के अनुरूप सहन क्षमता। दूसरी है क्रिया के समय के अनुसार सहन क्षमता। तो क्रिया की प्रकृति के अनुरूप जो सहन क्षमता है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: मूलभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता और विशिष्ट सहन क्षमता। फिर क्रिया के समय के अनुरूप जो सहन क्षमता है वो है गति सहनशीलता, छोटी सहनशीलता, मध्यम अवधि के लिए सहनशीलता और लंबी अवधि के लिए सहनशीलता। तो इस प्रकार से सहनशीलता को बांटा गया है 2 प्रकार में। फिर उन 2 प्रकारों को भी 3 पार्ट में, और जो दूसरा प्रकार है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर अगला जो है वो है कि सहन क्षमता को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सहन क्षमता को बढ़ाने की विधियाँ, तो जिसमें सबसे पहले है निरंतर प्रशिक्षण विधि, फिर है अंतराल प्रशिक्षण विधि और तीसरी है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। निरंतर मतलब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की। तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो ट्रेनिंग मेथड होता है वो बेस्ट माना जाता है सहन क्षमता के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि निरंतर प्रशिक्षण विधि में व्यायाम जो होता है वो बिना रुके लंबे समय तक किए जाते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस, कि आपको अगर कोई व्यायाम कर रहे हैं तो आपको बिना रुके लंबे समय तक जारी रखना है। जैसे इसमें आता है क्रॉस कंट्री दौड़। इस विधि के दौरान व्यायाम करने की अवधि 30 मिनट से अधिक होती है। ठीक है। हालांकि यह विधि जो है वो खिलाड़ियों की सहन क्षमता के अनुरूप बढ़ाई भी जा सकती है। इस विधि में व्यायाम की सघनता कम करने के कारण हृदय दर जो है वो 140 से 160 धड़कन जो है वो प्रति मिनट के बीच होती है। ठीक है। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि और परिवर्तनीय गति प्रशिक्षण विधि। ठीक है। तो आपको याद रखना निरंतर प्रशिक्षण विधि जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें निरंतर आपको बिना रुके आपको लंबे समय तक व्यायाम करना पड़ता है। फिर आती है आपकी दूसरी विधि अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल मतलब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो ये जो विधि होती है इसमें क्या होता है कि इस प्रशिक्षण विधि में प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए, यानी कि पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए जो रिकवरी टाइम होता है, फिर प्रयास पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए के सिद्धांतों पे आधारित होती है। तो ये जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है वो प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति, मतलब पहले आपको प्रयास करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको रिकवरी के लिए कुछ समय दे दिया जाएगा, फिर प्रयास, फिर पुनः शक्ति। तो इस प्रकार के सिद्धांत पे ये आधारित होती है। और अंतराल प्रशिक्षण विधि जो है वो खिलाड़ियों में हर बार तीव्र गति से व्यायाम करती है, फिर उसे पुनः शक्ति प्राप्ति का समय दिया जाता है, यानी कि वो रिलैक्स करता है, फिर दोबारा तीव्र गति से वो व्यायाम करता है, फिर वो रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से वो याद रहता है। तो आपको ये करना है, इंटरवल में याद रखना है। इंटरवल जैसे आप लोग लेते हैं ना ब्रेक, वैसे ही क्या होता है कि ये जो अवधि होती है इसमें भी ना जो पार्टिसिपेट जो खिलाड़ी होते हैं उनकी ना इस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है कि उनको पहले 1 घंटे तक दौड़ना है। ठीक है। 1 घंटे तक कंटिन्यूसली दौड़ना है, फिर उनको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक खत्म होते ही उनको दोबारा 1 घंटे तक दौड़ना है, व्यायाम करना है, जो भी उनको उनकी ट्रेनिंग है। तो अंतराल मतलब कि सबसे पहले आपको प्रयास करना है, आपको 1 घंटे तक दौड़ना है, फिर आपको फिर रिलैक्स का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको दौड़ना है, फिर आपको वो मिलेगा। तो इस प्रकार से ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी ट्रेनिंग की, जिसका नाम है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। तो फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का जो प्रयोग है वो सहन क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। इस विधि को गॉस्टा हॉमर ने 1937 में, आपको याद रखना है 1937 में गॉस्टा हॉमर ने विकसित किया था। फार्टलेग एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है गति खेल। तो जो फार्टलेग जो शब्द है
वो स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिविधि, गति खेल। ये प्रशिक्षण विधि निरंतर और अंतराल प्रशिक्षण विधि का सम्मिश्रण है। मतलब ये जो प्रशिक्षण विधि है फार्टलेग विधि, इसमें क्या है, ये निरंतर और जो इंटरवल आपका ट्रेनिंग मेथड था उन दोनों का मिश्रण होता है। इसमें खिलाड़ी अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दौड़ता है। यानी कि इस प्रकार की जो व्यायाम होते हैं इसमें जो खिलाड़ी होता है वो अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दौड़ता है। जैसे कच्ची पक्की सड़कें, पथरीले रास्ते, कीचड़, कटीले, क्योंकि अगर वो बिना इन चीज़ों को इग्नोर करके दौड़ेगा तो कहीं न कहीं वो उसको चोट लग सकती है, वो गिर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होता है जब वो दौड़ता है तो वो अपने आस-पास की परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए दौड़ता है। इसमें खिलाड़ी दौड़ के आधार को कम करने के लिए दौड़ के जो आधार को ध्यान में रखकर गति परिवर्तन करता है, अर्थात गति से खेलता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 ट्रेनिंग मेथड है। निरंतर, जिसमें आप निरंतर व्यायाम करते हैं। अंतराल, जिसमें आप इंटरवल लेते हैं, मतलब आपको रिकवरी टाइम दिया जाता है। फार्टलेग, जिसमें आप ये क्या है, ये इंटरनल और अंतराल का मिश्रित रूप है। यानी कि आप जब दौड़ेंगे तो आपको अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए दौड़ना है आपको। ये नहीं कि आप 100% आप 100 की गति से दौड़ रहे हैं, आप 80 की गति से दौड़ रहे हैं तो आप कंटिन्यूअसली उसको ही जारी रखें, तो ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि आपके रोड आसपास की चीज़ें कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दौड़ करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सहनशीलता या सहन क्षमता को बढ़ाने की विधियाँ। फिर तीसरा जो है वो है गति। गति यानी कि स्पीड। तो आप जानते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं हम गति। कि आपको कम से कम समय दिया जाएगा और आपको अधिक से अधिक दूरी तय करनी है। मान लीजिए आपको 5 मिनट दिए हैं, ठीक है, आपको 5 मिनट दिए गए, आपको बोला गया कि आप जितनी गति, मतलब आप जितनी दूरी तय कर सकते हैं, आप जितनी दूर दौड़ सकते हैं, आप उसको उतनी दूर जाना है। तो वो जो चीज़ होगी, मान लीजिए आप बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, 5 मिनट आपकी गति बहुत अच्छी है, तो इससे क्या होगा कि वो आपकी गति, जो आपकी क्षमता है वो गति कहलाएगी। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी को तय करने की जो क्षमता होती है वो गति कहलाती है, स्पीड। गति के प्रकार की बात करें तो गति के जो प्रकार है वो 5 प्रकार हैं। वो है, सबसे पहला जो है वह प्रतिक्रिया गति योग्यता, त्वरण गति योग्यता, लोकोमीटर गति योग्यता और क्रिया गति योग्यता, तथा जो 5वां है वो है गति सहनशीलता योग्यता। तो इस प्रकार से गति को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है कि प्रतिक्रिया, त्वरण, लोकोमीटर, क्रिया, गति सहनशीलता। कुछ नहीं लगाना, बस आपको इसमें गति सहनशीलता, गति योग्यता लगा देना है। शुरू का नाम याद रखना है, प्रतिक्रिया, त्वरण, लोकोमीटर, क्रिया और सहनशीलता। फिर आप जानते हैं कि गति को बढ़ाने के कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं। तो आप जानते हैं कि 2 हैं, जिसमें आपका पहला है त्वरण दौड़ें। ठीक है, त्वरण दौड़ जो होती है, ये दौड़ विशेष रूप से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो यानी कि अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की गई जो दौड़ होती है उनको बोलते हैं त्वरण दौड़ें। यह विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है। यानी कि स्थिर अवस्था से अधिकतम गति आपको प्राप्त करनी है तो आप लोगों को त्वरण दौड़ों का उपयोग करना पड़ेगा। त्वरण जो दौड़ें होती हैं उनके लिए एथलीट 50 से लेकर 60 मीटर तक की जो दौड़ होती है वो उसमें अपनी अधिकतम गति से दौड़ता है। तो यानी कि 50 से लेकर 60 मीटर तक अगर वो दौड़ रहा है तो वो अपनी अधिकतम गति से दौड़ता है। ये त्वरण दौड़ें जो होती है वो बार बार दौड़ी जाती हैं और इन दौड़ों के बीच में अंतराल का जो समय होता है वो भी काफ़ी होता है। तो त्वरण दौड़ों की संख्या एथलीट की आयु, उसके अनुभव, उसकी क्षमता के अनुसार निश्चित की जाती है। ये जो संख्या होती है उसमें 6 से 12 तक हो सकती है। त्वरण दौड़ों से पहले उचित गरमाना आवश्यक होता है और प्रत्येक त्वरण दौड़ के बाद उचित अंतराल भी होना चाहिए, ताकि जो एथलीट है वो अपनी अगली दौड़ के लिए जो थकावट है उसको कम कर सके। तो इस प्रकार से त्वरण दौड़ों को याद रखना है जो अधिकतम गति के लिए प्राप्त की जाती है। दूसरा, पैसे दौड़। जो पेस दौड़ होती है इसमें क्या होता है कि ये एक दौड़ की पूरी दूरी को निश्चित गति से दौड़ना होता है। यानी कि अगर आप 80 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, अगर आप 40 की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आपको पूरी दौड़ ख़त्म होने तक उसी स्पीड से दौड़ना होगा। और अगर आप आराम से दौड़ रहे हैं, आप एकदम वॉक करते हुए दौड़ रहे हैं तो आपको पूरी दौड़ अंत होने तक आपको उसी गति में दौड़ना है। तो पेस दौड़ इस प्रकार की दौड़ होती है जिसमें आपको पूरी दौड़ जो होती है वो एक निश्चित गति में दौड़नी होती है। पेस दौड़ में एक एथलीट दौड़ को समरूप या समान रूप से दौड़ता है। यानी कि समान रूप से, मान लीजिए आपकी शुरू में भी 20 थी या 40 थी,
ठीक है। धीरे धीरे करते करते आपके शुरू से लेकर अंत तक 40 ही जो दौड़ की पूरी जो अवधि थी वो बनी रहे। तो ऐसी दौड़ जिसमें आप पूरी दूरी को एक निश्चित अवधि से दौड़ते हैं उसको बोलते हैं पेस दौड़। 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक दौड़ की पूरी अवधि को निश्चित गति से दौड़ना कौन-सी दौड़ कहलाता है? तो वो होती है पेस दौड़। और इसमें जो खिलाड़ी होता है आप जानते हैं कि समान रूप से दौड़ता है और ये जो दौड़ होती है वो सामान्यतः 800 मीटर व इससे अधिक दूरी की दौड़ों में शामिल होती है। जैसे जो लंबी जो 800, अब 50 और 60 तो बहुत कम हो गया है, तो जो 800 मीटर की दौड़ है उन दौड़ों में क्या वो दौड़ जो होती है वो पेस दौड़ कहलाती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप शुरू में ही बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आपको लास्ट तक बने रहना है, तो आप तो फिर बहुत जल्दी आउट हो जाएँगे। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको सामान्य गति से दौड़ना होता है, ठीक है? तो ये दौड़ जो है आप जान सकते हैं कि 800 मीटर तक की दौड़ में शामिल होती है। ऐसी दौड़ों का प्रारंभिक भाग बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ना होता, मतलब जैसे ही प्रारंभिक भार मतलब जैसे ही आपने स्टार्टिंग की, आप बहुत तेज़ गति से नहीं दौड़ेंगे, ठीक है? अन्यथा दौड़ का दूसरा भाग आप पूरा ही नहीं कर पाएँगे क्योंकि आप थक जाएँगे। तो ये जो दौड़ होती है ना वो भागों में होती है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग इस तरीके से। तो आपको हर एक भाग में समान गति से दौड़ना होता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में बहुत तेज़ गति से दौड़ेंगे फिर आप तो इक्वल ही रहना है आपको। तो इस प्रकार की जो दौड़ होती है वो कहते हैं पेस दौड़ें। दौड़ की जो दूरी के अनुसार ही ऊर्जा का वितरण करना चाहिए, इसीलिए पेस दौड़ के प्रशिक्षण के लिए एक एथलीट को दौड़ की कुल दूरी से 10 से 20% अधिक दूरी की दौड़ अधिकतम निरंतर गति बनाए रखते हुए लगानी चाहिए। वैसे तो एथलीट जो होते हैं वो 300 मीटर की दौड़ लगभग पूरी गति से ही दौड़ सकता है, परंतु मध्यम या लंबी दौड़ों से जो लंबी दौड़ें होती हैं उसमें अपनी गति में कमी करके वो अपनी ऊर्जा को संरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार से पेस दौड़ों को आप लोग बता सकते हैं कि जो एक निश्चित गति से दौड़ना होता है जिसमें वो कहलाती है पेस दौड़ और ये डिविजन्स में होती हैं जिसमें अब जो प्रतिभागी होता है उसको अपनी जो एनर्जी है उसको ध्यान में रखते हुए दौड़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लचक। लचक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप जानते हैं कि क्या किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की जो गति होती है, गति के विस्तार को जोड़ कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के जो जोड़ होते हैं आप जानते हैं कि जोड़ के माध्यम से ही हमें लचक मिलती है। तो जोड़ों की गति जितना विस्तार करेंगे उस व्यक्ति में उतनी ही ज़्यादा लचक होगी। लचक की बात करें तो जो लचक होती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले अक्रिय लचक, ठीक है? यानी कि जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो अक्रिय लचक है वो बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की गति की योग्यता होती है। यानी कि किसी बाहरी सहायता से शरीर के जो जोड़ों की अधिक दूरी तक गति करने की जो योग्यता होती है वो अक्रिय लचक कहलाती है। वहीं सक्रिय लचक जो है वो बिना किसी बाहरी वस्तु की सहायता के शरीर के स्थित जो जोड़ों की गति करने की जो योग्यता होती है वो गतिशील या सक्रिय लचक कहलाती है। तो अक्रिय में याद रखना, जब हम किसी बाहरी सहायता लेते हैं और उसके माध्यम से जोड़ों की अधिक दूरी तय करते हैं उसको बोलते हैं अक्रिय। वहीं जब सक्रिय का मतलब होता है जब हम कोई बाहरी सहायता नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान हमारे जोड़ों की जो अधिक से अधिक दूरी हो रही है जो अधिक से अधिक गति हो रही है वो हो जाएगी सक्रिय लचक। लचक को विकसित करने के भी कुछ विधियाँ हैं जिसमें है ब्लास्टिक प्रशिक्षण विधि, स्लो ट्रैक एंड होल्ड प्रशिक्षण विधि और तीसरी है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेट प्रशिक्षण विधि। तो ये 3 जो विधियां हैं वो लचक को विकसित करती हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर शक्ति से और गति से और जो सहन क्षमता है उनसे ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार करना कि ब्लास्टिक परीक्षण विधि है, फिर स्लो ट्रैक है, उसके बाद पोस्ट आइसोमेट्रिक और स्ट्रेट प्रशिक्षण विधि है। अब तीसरा जो लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका तालमेल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती हैं जो उसे विभिन्न गति क्रियाएं और सुचारू तथा जो विभिन्न गति क्रियाएं जो हैं वो सुचारू और प्रभावी ढंग से करने के योग्य बनाती हैं। तो
आप समझ ही सकते हैं समन्वय या फिर तालमेल संबंधी योग्यताएं, नाम से समझ में आ रहा है आपको कि तालमेल संबंधी योग्यताएं जो हैं वो व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं, ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो विभिन्न गति क्रियाओं को, विभिन्न गति क्रिया मतलब जो आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं जिसमें आप गति कर रहे हैं, तो विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू और प्रभावी ढंग से करने के योग्य बनाती हैं। आपने बोला देखा होगा ना, कई बार क्या होता है कि आप बोला भी जाता है कि आप अपने मान लीजिए आपको कोई ग्रुप डिस्कशन दिया गया है, अगर आप सभी से अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका जो काम है, आपका जो ग्रुप प्रेजेंटेशन है, जो ग्रुप वर्क है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से होता है शरीर के क्षेत्र में भी कि जो मतलब जो आपकी तालमेल संबंधी योग्यताएं होती हैं वो आपके विभिन्न गति क्रियाओं को सुचारू और प्रभावी तरीके से योग्य बनाती हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रकार की बात करें तो तालमेल संबंधी योग्यताओं के जो प्रकार हैं वो है इस प्रकार से कि अनुस्थापन योग्यता, ठीक है, इसके अलावा संयोजक, संयोजन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता, लयात्मक योग्यता और अनुकूलन विभेदन योग्यता। तो कुल मिला के 7 योग्यताएं हैं। ठीक है, अनुस्थापन, संयोजन, प्रतिक्रिया, संतुलन, लयात्मक, इसके अलावा अनुलन और विभेदन। फिर लास्ट टॉपिक है कि समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं को बढ़ाने के ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वह बॉल या बैलून टॉस, ठीक है, दूसरा रस्सी जंप, ठीक है, या रोप जंप, तीसरा है बैलेंस एक्सरसाइज यानी कि संतुलन व्यायाम, और फोर्थ निशाना लगाने संबंधी व्यायाम। तो टारगेट एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा कर सकते हैं, बैलेंस एक्सरसाइज के माध्यम से आपका जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो सकती है, इसके अलावा बैल और बलून टॉस के माध्यम से और जंगलिंग और ड्रिबलिंग के माध्यम से भी आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि 5 जो विधियां हैं जिसमें पहली है बॉल या बैलून टॉस, दूसरा रस्सी कूदना, तीसरा संतुलन व्यायाम करना, चौथा निशाना लगाने संबंधी जो व्यायाम होते हैं वो आपकी कोऑर्डिनेटिव जो आपकी एबिलिटीज़ है उसको बहुत हद तक बढ़ाते हैं, उसको बहुत अच्छे लेवल पे वो करते हैं। फिर पांचवा बोल सकते हैं कि जगलिंग और ड्रिबलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 जो विधियां हैं जो आपके तालमेल और समन्वय को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो चैप्टर नंबर 10 है वो कवर होता है। आई जस्ट होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये, और जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को देखो ताकि कल का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।